गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग का आज पहला चैप्टर शीत युद्ध का दौर हम लोग शुरू करेंगे। इस चैप्टर में 3 मेन पॉइंट हैं जिन्हें हमें जानना है। पहला, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विश्व है वो 2 गुटों में विभाजित हो गया था, इसको समझेंगे। दूसरी चीज़, इसी समय शीत युद्ध के दौरान ही गुट निरपेक्षता का उदय हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख अंग रहा है। और तीसरी चीज़, भारत की शीत युद्ध के दौर में क्या भूमिका रही, इस चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है। आज पहली चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार किन कारणों से विश्व का 2 गुटों में विभाजन हो गया। तो ये जो भी क्या कहते हैं, कल हमने आपको बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है यूएसए और यूएसएसआर दोनों, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, दोनों ही मित्र राज्यों की तरह एक ही गुट में लड़े थे। लेकिन जो युद्ध के बाद जो है अचानक से इन दोनों ही अचानक से क्या कहेंगे, ये पहले से ही था, जो एक अंदर का विरोध था, विरोधात्मक स्थिति थी, उसके कारण जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, इनके जो ये विरोध हैं वो उभर के सामने आ गए। तो शीत युद्ध का जो पहला कारण था वो था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व का 2 गुटों में विभाजन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व का 2 गुटों में विभाजन। वो कौन से गुट थे? एक यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये नाम आपको आने चाहिए, हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। इनमें जो बेसिक अंतर था, ये 2 गुट जो महाशक्तियाँ उभरी, इनमें जो बेसिक अंतर था ये आपको अवश्य याद रखना है आगे की पूरी विश्व राजनीति को समझने के लिए, पहले शीत युद्ध को समझने के लिए। जो संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए गुट में जो थे, उनकी प्रमुख विशेषता क्या थी? ये उदारवादी विचारधारा वाले थे। दूसरा, ये निजी संपत्ति के समर्थक थे, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते हैं। और तीसरा, इनके यहाँ जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, उसके विपरीत सोवियत संघ में साम्यवादी, उदारवादी का विपरीत साम्यवादी विचारधारा का शासन है। ये निजी संपत्ति का विरोध करती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पे क्या था? एक दलीय तानाशाही। तो इसके कारण जो है द्वितीय विश्व, ये जो दोनों देश है ये एक दूसरे के एकदम अपोजिट थे। जो महाशक्तियाँ, लेकिन ये दोनों ही जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये दोनों ही महाशक्तियाँ बन गई। महाशक्ति का मतलब कि जिसकी शक्तियों की तुलना में अन्य कोई देश खड़ा ना हो सके। और जो शक्ति का सबसे प्रबल स्रोत था वो क्या था? परमाणु क्षमता। विश्व युद्ध में, अब जैसा कल आपको बताया था, अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पे परमाणु बम गिराया और उसके बाद से उसकी सैनिक क्षमता, क्योंकि इस बम की जो विनाशकारी क्षमता है वो अतुलनीय है, इसलिए जो है इस क्षमता वाला या परमाणु बम की क्षमता से युक्त अन्य कोई देश 1945 में नहीं था। और उसके बाद 1949 में यूएसएसआर यानी सोवियत संघ ने भी परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल कर ली, जो विश्व के अन्य देशों के पास नहीं थी। इसके अलावा आर्थिक, वैचारिक और अन्य रूपों में भी इन दोनों देशों का, कौन से? यूएसए और यूएसएसआर, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों की तुलना में अन्य कोई देश पूरे विश्व में नहीं था। क्यों? इन दोनों देशों में अलग अलग पूरी दुनिया के विनाश की क्षमता आ चुकी थी। और जो बाकी देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, उन सभी का क्या हुआ था? वो निशक्त हो गए थे। किस कारण से निशक्त हो गए थे? जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो यूरोप की धरती पे युद्ध लड़ा गया, उससे इन लोग जो है आर्थिक, राजनीतिक हर रूप से निशक्त हो चुके थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महाशक्तियाँ उभरी, यूएसए और यूएसएसआर, दोनों परस्पर विरोधी
विचारधारा की और दोनों ही के पास अतुलनीय क्षमता थी, जिसके कारण जो है विश्व दो गुटों में बंट गया। दूसरी चीज़, परस्पर अविश्वास। कई ऐसे कार्य हुए इन, जैसे ये आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि जब विश्व युद्ध उन्होंने मिलकर लड़ा तो ऐसा क्या कारण हुआ कि इनमें तुरंत ही जो है ये अलग दो गुटों में बट गए। तो कई सारे ऐसे कार्य हुए यूएसए की तरफ से और यूएसएसआर की तरफ से, जिससे दोनों गुटों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास बढ़ गया। जैसे पहला है चर्चिल का फुलटन भाषण। ये चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने एक आयरन कर्टन का विचार दिया। आयरन कर्टन हिंदी में कहेंगे लौह आवरण, मतलब बंद व्यवस्था जिसके आर पार कुछ भी दिखाई ना दे। तो ये उनका संकेत था साम्यवादी व्यवस्था सोवियत संघ के प्रति कि हमें उससे बचकर रहना है। ट्रूमैन, ये अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, इनका मानना था कि साम्यवाद के, इन्होंने सिद्धांत दिया कि साम्यवाद के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे। तो निश्चित रूप से ये किसके अगेंस्ट था? ये सोवियत संघ के साम्यवादी व्यवस्था के खिलाफ। और तीसरी चीज़ जो मेन है, आपसे पूछा भी जा सकता है ये शॉर्ट में एग्ज़ाम में, मार्शल प्लान। मार्शल प्लान ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के ही पर ही आधारित था। पश्चिमी यूरोप में, जो यूरोप का जो पश्चिमी एरिया है, पश्चिमी जो देश थे यूरोपीय महाद्वीप के, उनके आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका ने आर्थिक सहायता देने की मदद की, धन से और बाकी चीज़ों से मदद करनी शुरू की, जिससे कि ये पश्चिमी यूरोप के देश पुनः आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। और जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो था जापान पे जो अमेरिका ने परमाणु हमला किया, उसकी जानकारी उसने यूएसएसआर को, कहा जाता है कि नहीं दी, कि जिससे चूँकि सब एक ग्रुप में थे, फ्रांस और ब्रिटेन को ये जानकारी दी गई, परंतु यूएसएसआर को इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि अमेरिका जापान पर परमाणु हमला करने जा रहा है। तो ये जो 4 कारण हैं, ये वो कारण हैं जो अमेरिका के वो कार्य हैं जिससे सोवियत संघ को उसके विरुद्ध अविश्वास फैला। और ये जो नीचे 3 कारण लिखे हैं, पहला यूएसएसआर द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी। बर्लिन कहाँ की राजधानी है? जर्मनी की। तो जब आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी एक्सेस राज्य में, एक्सेस गुट में था, धुरी राष्ट्रों का नेता था। तो जर्मनी जब हारा तो यूएसएसआर की सेनाएं वहाँ पे थी, उन्होंने पूरी जर्मनी की जो बर्लिन वहाँ की कैपिटल थी उसको अपनी सेना के द्वारा उसको हर तरफ से घेर लिया, और बाकी जो मित्र राष्ट्र जितने देश थे उनकी सेनाओं को वहाँ आना जाना बंद कर दिया। और यही बाद में चल के जर्मनी का विभाजन भी हुआ, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के कब्जे में आ गया। तो ये जो बर्लिन की नाकेबंदी कर दी, इससे सोवियत संघ के प्रति जो है यूएसए का, अमेरिका का विश्वास बढ़ा। दूसरी चीज़, पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी सरकारों की स्थापना। कल जो आपको मैप भेजा था, देखिए जब विश्व राजनीति पढ़नी है आप लोग, हमने पिछली साल भी बनवाया था कॉपी में, या कॉपी में ना एक वर्ड मैप देख लीजिए, नेट पे मिल जाएगा, उसको अच्छे से कि कहाँ कौन सा मेन देश कहाँ पे स्थित है, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, तो ये सब विश्व के प्रमुख देश की अवस्थिति क्या है भौगोलिक, ये जानना, उनके पड़ोसी देश कौन से हैं ये आपको जानना अनिवार्य है, तभी आप उसको सही से समझ पाएंगे। तो ये अभी आप लोग देखेंगे भी यूरोप का मैप क्लास ख़त्म होने के बाद। तो यूरोप में जो पश्चिमी तरफ के देश हैं वो पश्चिमी यूरोप, और जो सोवियत संघ से लगे देश हैं वो पूर्वी यूरोप कहलाए। तो पूर्वी यूरोप के जो जितने सोवियत संघ की सीमा से लगे हुए देश थे, उन सब में सोवियत संघ ने अपनी सेना के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से उन सारी देश में जो शासन प्रणाली है वो साम्यवादी व्यवस्था पर आधारित कर दी। वो सभी जो है साम्यवादी सरकारों की स्थापना हो गई, जिससे अमेरिका में शंका और
बढ़ गई कि साम्यवादी प्रसार हो रहा है। तो जो यूएसए का एक सोवियत संघ का एक घोषित लक्ष्य है वो उनका कि वो विश्व में साम्यवादी विचारधारा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। और अगर साम्यवादी विचारधारा का जितना प्रसार होगा यानी उदारवादी विचारधारा अमेरिकी शासन व्यवस्था को उतना ही ज़्यादा रिस्क खतरा बढ़ेगा। तो ये ऐसे एक्शन थे, ऐसे कार्य थे जिससे इन दोनों महाशक्तियों में अविश्वास बढ़ता ही गया। और जो लास्ट चीज़ है शीत युद्ध का कारण, शीत युद्ध का ये सबसे मेन पॉइंट आपको समझने का है। जो आमतौर पे हम लोग युद्ध समझते हैं उसका अर्थ क्या है कि दो सेनाएं हैं, आपस में उन्होंने लड़ा, एक का जीत एक का हार हुआ, या दोनों नहीं हारे, संधि हुई। मतलब सेनाओं का युद्ध हम लोग अभी तक युद्ध का मतलब सैन्य युद्ध जानते रहे। ये जो अपरोध का सिद्धांत है ये अलग से भी पूछा जा सकता है कि अपरोध से क्या समझते हैं। ये दोनों ही गुटों के पास एक दूसरे को पूर्ण रूपेण नुकसान पहुंचाने की क्षमता, जो दोनों परस्पर शत्रु गुट हैं उन दोनों में इतनी ताकत है कि वे दूसरे को अभूतपूर्व नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है कि कोई भी पक्ष युद्ध नहीं चाहता। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। युद्ध का मतलब यहाँ सैन्य युद्ध से है कि कोई भी पक्ष जो है वो युद्ध नहीं चाहता कि हम जो है अगले पक्ष से युद्ध करें। क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि उसे ये चीज़ पता है कि यदि युद्ध हुआ तो भले हम जीत जाएं लेकिन इतना विनाश हो जाएगा कि उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि दोनों ही पक्षों में अत्यधिक शक्ति क्षमता होने के बावजूद और अत्यधिक विरोध होने के बावजूद कोई सैन्य युद्ध नहीं हुआ। कभी आमने सामने कोई सैनिक युद्ध नहीं हुआ। और इसीलिए इस युद्ध को क्या नाम दिया गया? शीत युद्ध, जमा हुआ युद्ध। जो शीत मतलब कोल्ड, कभी भी उसने प्रत्यक्ष रूप नहीं लिया। ओके, अब एक ये शीत युद्ध की परिभाषा अलग से पूछी जा सकती है। यहाँ हमने आपको शीत युद्ध का कारण बताया कि किस कारण से मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि इन तीनों जो कारण है इससे शीत युद्ध आरंभ हुआ। शीत युद्ध की परिभाषा ये दो मैंने लिखी है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहली जो है KPS मेनन, ये भारत के विदेश सचिव रहे। ये जो इनकी परिभाषा इन्होंने दी, शीत युद्ध दो विरोधी विचारधाराओं पूंजीवाद और साम्यवाद, दो विरोधी व्यवस्थाओं लोकतंत्र व तानाशाही, दो विरोधी सैन्य संगठन नाटो और वारसा, दो देशों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच का युद्ध था। ये आप लोग याद कर लेंगे। अगर एग्ज़ाम में सिर्फ परिभाषा आती है या उसका अर्थ पूछा जाता है 50 शब्द में या ये 2 लाइन में, तो आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से दो विरोधी विचारधारा, दो विरोधी व्यवस्था, दो विरोधी सैन्य संगठन और दो देशों के बीच का युद्ध था। ये KPS मेनन की परिभाषा है। एक और इसका अर्थ है, ये अच्छा है जो इसको व्यक्त करता है, यह अस्त्र शस्त्रों का युद्ध ना होकर धमकियों तक सीमित युद्ध है। मतलब इसमें ज़्यादातर जो है वो लोग जो नेता थे वो एक दूसरे को धमकियाँ ही देते रहे। धमकियों तक सीमित युद्ध है, कोई वास्तविक युद्ध कभी लड़ा नहीं गया। वैचारिक मतभेद ही प्रमुख थे इस युद्ध में, दोनों महाशक्तियों के वैचारिक मतभेद ही प्रमुख थे। और इस प्रकार यह एक कूटनीतिक युद्ध था, डिप्लोमेटिक वॉर थी। और इसके जो ये यद्यपि कहा गया कि हम विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में किससे प्रेरित था? दोनों महाशक्तियों के अपने अपने स्वार्थों पर, उनके नेशनल इंटरेस्ट पर आधारित था कि वो विश्व में महाशक्ति बने रहे। तो ये जो शीत युद्ध का ये अर्थ है ये समीचीन है, ये आसान भाषा में है जो आप इसको समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। ये दोनों ही परिभाषाएं आप अर्थ लिखेंगे और इन शीत युद्ध के कारणों को अपनी कॉपी में पॉइंट वाइज लिखेंगे। बहुत लंबा नहीं लिखना है लेकिन समझ के और उसको विचार से लिखना है। तो आज हम अपनी क्लास ख़त्म कर रहे हैं।
कोई दिक्कत है, कोई कठिनाई है तो अवश्य उसे हमसे कंसल्ट करें। बाय।